नमस्कार दोस्तों, विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और लेके आया हूं आपके लिए कमाल की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आए हैं मोदी नगर पाटला PVR एक्वा फार्म में। यहां मिलाएंगे आपको एक ऐसे शख्स जिन्होंने इंजीनियर की नौकरी छोड़कर ये फार्म लगाया और छोटा मोटा फार्म नहीं है। बात करें इस फार्म की अक्षय त्रिफल की तो 20 एकड़ में इन्होंने लगाया। हर तरह की करीब ये मछली पालते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी कमाई के बारे में, कितना ये कमाते हैं इस फार्म से। A to Z जानकारी आपको देंगे फिश फार्मिंग के ऊपर। ये वीडियो देख के आप मछली पालन के किंग बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो आप ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जानकारी भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा मछली फार्म की जानकारी के लिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तालाब कैसे खुदवाना है, सीड मैनेजमेंट कैसे करना है, फीड कितने टाइम देना है और सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं इस फार्म के ओनर रजनीश चौधरी जी से सारी बात। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर नमस्कार, मेरा नाम रजनीश चौधरी है। मैं फ़िश फार्मर हूँ। अभी मैं 22 एकड़ में फ़िश फार्मिंग कर रहा हूँ। एजुकेशन से मैं इंजीनियर हूँ। 14 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब की। तो 2017 में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एग्रीकल्चर में कुछ करना है। फिर मैंने 2018 में अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 12 एकड़ से। अभी मैं 22 एकड़ में फार्मिंग कर रहा हूँ और 2 मिलियन कैपेसिटी का मेरा सीड बैंक है। मैं ये बताइए, फील्ड तो और भी बहुत थे, आपने मछली पालना ही क्यों अच्छा समझा, ये बताइए। सर मैंने बहुत जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स हैं सबका थोड़ा मैंने अध्ययन किया और मैं बहुत सारे फार्म्स विज़िट करे, मैं बाकी गवर्नमेंट ऑफिसेज में विज़िट करा। तो फ़िश में मैंने ये फाइंड आउट किया कि इसमें मेरे पास टाइम बहुत है। जो मेरी पर्सनैलिटी और जो मेरे नेचर को मैं स्वभाव में मेरे को रिलैक्स रहना ज़्यादा पसंद है और ट्रैवलिंग का मेरे को बड़ा शौक़ है। तो बाकी सारे एग्रीकल्चर अलाइड में ज़्यादा टाइम चाहिए था। और फ़िश में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि मॉनिटरिंग आपको बस ज़्यादा अच्छी करनी है। आप अवेलेबल हो या नहीं हो फार्म पे, आपकी मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए। आपके पास टाइम बहुत रहता है, कैश रिच बिजनेस है, GST एग्जम्प्टेड है और आपका जो होलसेल या रिटेल प्राइस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है जैसा कि पोल्ट्री में कंपैरिजन करते हैं। और अगर मैं फार्म पे अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरे 1 वीक या 2 वीक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे प्रोडक्ट मैं अपनी मर्ज़ी से सेल कर पाऊँगा। सबसे बेस्ट पार्ट ये था। अगर मैं डेयरी फार्मिंग करूँ तो मेरे को हर रोज़ मिल्क सेल करना ही है। पोल्ट्री करूँगा तो जब मेरा चिकन बड़ा हो गया मेरे को सेल करना ही है। फ़िश के साथ ये बेनिफिट, सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, अगर आप फ़िश आज आपको सेल नहीं करने, आपको अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है तो ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद सेल करूँगा, 1 महीने बाद सेल करूँगा, फीडिंग कराता रहूँगा, वो बायोमास गेन करती रहेगी और मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता रहेगा। इसीलिए मैंने चूज़ किया। अच्छा सर, हमें आप ये बताइए पर एकड़ आपको कितनी इनकम हो जाती है और कौन कौन सी मच्छी आप पालते हैं? सर मैं ये बताना चाहूँगा आपको तो हिसाब कि सबसे पहले आपको वो मछली करनी चाहिए जो आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सेल होती हो। तो हमारे यहाँ पे रहू, कतला, मृगल जिसे हम इंडियन मेजर कार्प बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा सेल होती है। और कैट फिश में फंगास। अभी मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए 1 एकड़ में सिंगी भी करी है। तो अगर मैं फंगास कर रहा हूँ तो मेरा पर एकड़ 4 से 4.5 लाख रुपए प्रॉफिट है 6 महीने में। लेकिन मेरी उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि वो हाई डेंसिटी मछली है। और जो IMC है उसमें मेरा प्रॉफिट 2-2.25 लाख पर एकड़ आ जाता है क्योंकि उसमें आप कम डेंसिटी में मछली पाल पाते हो। 1 एकड़ में मैक्सिमम 5,000। सर शुद्ध इनकम बता दीजिए एक बार 20 एकड़ की। सर 20 एकड़ की मैं पर ईयर, हाँ, मैं दोनों मछलियों करता हूँ 10-10 एकड़ में। तो मेरी आप मान के चलिए 60-65 लाख रुपए प्रॉफिट है पर ईयर में। हाँ जी। अच्छा सर हमें ये बताइए आपको कितना टाइम हो गया इस बिजनेस से जुड़े हुए? सर मेरे को 2.25 साल हो गए हैं फार्मिंग करते हुए। 2.25 साल हो गए। हाँ जी। मेरी दूसरी क्रॉप हार्वेस्ट होने वाली है जो मैं अगस्त में तकरीबन 80-90 हज़ार फंगास हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा और IMC की हार्वेस्टिंग मेरी चल रही है। अच्छा सर ये बताइए, कोई किसान भाई या कोई फार्मर इस बिजनेस को करना चाहता है तो मतलब उसको सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसको सबसे पहले तालाब की खुदाई करवानी पड़ेगी। तो उसके बारे में बताइए, उसको क्या क्या सावधानी रखनी है? सर अगर आप 1 एकड़ का तालाब खोदते हैं तो तकरीबन आपको 7 फीट उसकी गहराई करानी चाहिए जो उसकी डाइक सेमेंट बोलते हैं। पहले ये हमें आप ये बताइए, कम से कम फार्मर जो है कम से कम कितने एकड़ में इसे चालू कर सकता है? मतलब इतनी एकड़ तो होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा। सर ये बहुत ही डिप्लोमेटिक वाला क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर फार्मर खुद कर रहा है, जिसे हम फार्मर बोले तो किसान, वो आधा एकड़ से भी कर सकता है, उसमें प्रॉफिट ले लेगा। लेकिन अगर कोई बिगनर, एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या कोई डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए कर रहा है इसे, तो उसे कम से कम 4-5 एकड़ से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि वो अपनी लेबर रखेगा। लेबर कॉस्ट भी उसको उसी प्रोजेक्ट से निकालनी है। अगर किसान खुद कर रहा है तो वो दाना खुद डाल सकता है, नेटिंग कर सकता है, मेंढक की घास काट सकता है, वो तो किसान है, उसका तो काम ही वो है। तो वो अपनी जो लेबर वाली कॉस्ट है वो पूरी सेव कर सकता है।
है तो वो आधा 1 एकड़ से भी कर सकता है। और अभी आजकल हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना चलाई है, तो जो भी किसान भाई देख रहा है वीडियो वो अपने नज़दीकी फिशरी ऑफिस जाए, वहाँ के इंस्पेक्टर या ADF साहब से मिले, वो उसको और गाइड करेंगे। 1 हेक्टेयर का गवर्नमेंट का 7 लाख का पॉन्ड कल्चर का प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर आप मेल हैं तो 40% सब्सिडी है, फीमेल है तो 60% सब्सिडी है। तो अभी सारे डिस्ट्रिक्ट वाले सारे फार्मर्स का डाटा कंपाइल कर रहे हैं और फिर लिस्ट बना के अपनी स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे। अच्छा सर, हम दोबारा से फिर इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तालाब के बारे में थोड़ा जानकारी दें पहले मतलब कैसे करना चाहिए। सर, अगर आप 1 एकड़ का तालाब बना रहे हो तो आप मान के चलिए कि आपकी 50 से 60 हज़ार रुपये उसमें खुदाई में डिगिंग में लगेंगे। आपको 7 फीट उसकी गहराई करानी चाहिए और जो मैंड है उसकी विड्थ आप कम से कम 8 फीट रखें। 8 फीट रखेंगे तो समझिए हमें नीचे से 24 फीट लेके चलनी है और वो ऐसे स्लंटेड बनेगी आपकी मैंड, जितनी आप 1:3 की रेशो में। और जितनी आपको डिगिंग करानी है, अगर आपको 6 फीट हाइट करानी है तो आपको हार्डली 2 फीट खोदना पड़ेगा। 1:2 की रेशो में 1 फुट खोदते हैं तो 2 फीट आपकी हाइट मैंड की बन जाती है। अगर तालाब खुद गया तो पानी के बारे में थोड़ा बताइए, पानी मतलब कैसा मीठा होना चाहिए, मतलब उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। सर, हमारे यहाँ पे फ्रेश वाटर या स्वीट वाटर मछलियाँ ही होती है, इसे इनलैंड फिशरी बोला जाता है। तो जब हम पानी फिल करें, हम उससे पहले अपने पॉन्ड की रेडीनेस करें, हम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या चूना बोलते हैं वो ऐड करना चाहिए। 1 एकड़ में तकरीबन हमें 125 किलो ऐड करना चाहिए, जिससे सोयल का pH मेंटेन रहे। और जब हम पानी फिल कर लें तो उसके बाद हमें उसमें बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, हमें नेचुरल फीड उसे फर्मेंट करना चाहिए, जिससे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन उसमें पैदा हो जाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई फार्मिंग तो करते हैं, सीड भी स्टॉक करते हैं, फीड भी खिलाते हैं, लेकिन वो वाटर टेस्टिंग किट जो आप मात्र आपके 10,000 रुपये में सारी टेस्टिंग किट आ जाएंगी, वो उनके पास होती नहीं है। और जब उनकी मछलियों को कोई बीमारी लगती है, ना वो पानी के पैरामीटर चेक कर पाते हैं, जैसे अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, pH, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, तो ये सारी किटें अमेजोन पे या ऑनलाइन शॉप्स में मिल जाती हैं। तो मेरी सब किसानों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भी फार्मिंग कर रहा है कम से कम वो मतलब आपका डेली रूटीन चेकअप का सामान तो रखे अपने फार्म पे। pH और अमोनिया चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, ये आपको वीकली अपना pH वीकली, अमोनिया वीकली, क्योंकि अमोनिया तो आपका पूरा नाइट्रोजन है सर। अगर आपने अमोनिया कंट्रोल नहीं रखा तो सारी मछलियाँ मर जाएंगी। जो कैटफिश रहती हैं वो हायर अमोनिया पे झेल जाती हैं, लेकिन जो आपकी IMC है वो तो 0.5 अमोनिया पे ही उसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अच्छा सर, ये बात हुई पानी की, अब हम बात करते हैं सीड की। मतलब कौन सा सीड लाना चाहिए और 1 एकड़ में कितना इनफ होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, जो सीड है वो अब सबसे पहले तो हमें वही मछली लेके आनी चाहिए जो हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सेल होती हो। अगर हम कैटफिश की बात करते हैं तो हमारी एक पॉन्ड की भी कैपेसिटी है, 1 एकड़ से आप 18 से 20 टन प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर आपको 1 किलो की मछली करनी है तो आप 20 से 25 हज़ार बड़े आराम से स्टॉक कीजिए। और आप रहू कतला कर रहे हैं तो 5,000 तक आप स्टॉक कीजिए 1 एकड़ में। अगर आप फिंगर लिंक, जिसको मैं बोलूँगा 3 से 4 इंच का, जिसकी एज 4-5 महीने, वो स्टॉक करते हैं तो कैटफिश आपकी 6 महीने में 1 किलो की हो जाती है। IMC को आपको 11 से 12 महीने लगते हैं। अच्छा सर, हमें अब आप फीड के बारे में बताइए, फीड कब खिलाना चाहिए और कौन सा खिलाना चाहिए जिससे कि ग्रोथ अच्छी हो सके। सर, फीड का तो हमें देखिए, अभी जितनी हमारी मार्केट में कंपनियां हैं जो फीड प्रोवाइड करती हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वो फीड बना रही है तो कोई ना कोई तो परचेस कर रहा है ना। जो फार्मर्स अनप्रोफेशनल वे में कर रहे हैं, जो सोचते हैं मैं खली, राइस पॉलिश, इन सब से मछली ग्रो करूँगा, वो बहुत ही टाइम लेता है, डेज ऑफ कल्चर बढ़ जाता है। बट एज ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन और एज ए प्रोफेशनल फार्मर आप कंपनी का फॉर्मुलेटेड फीड खिलाइए। उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जितने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सब होते हैं और आपके डेज ऑफ कल्चर कम हो जाते हैं। तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे मैं IB का खिलाता हूँ, कारगिल का भी खिलाता हूँ, आपका ग्रोवेल भी एक मार्केट में कंपनी है। 5-6 अच्छी कंपनियां हैं, जो सा आपका नियरेस्ट अवेलेबल हो उससे खिलाना चाहिए। और फीड खिलाने की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, जैसे आपका सीड या मछली का छोटा सीड बच्चा बोलें, जैसे वो ग्रो करता रहे, हमें उसका पैलेट साइज बढ़ाते रहना चाहिए, प्रोटीन वैल्यू कम करते रहना चाहिए और उसकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है उसके बॉडी वेट के हिसाब से। अच्छा सर, हमें ये बताइए, अगर कोई किसान भाई 1 एकड़ में फिश फार्मिंग करता है तो उसका खर्चा कितना आ जाएगा जब तक उसकी मतलब मछली बनकर तैयार नहीं होती फीड का? सर, फीड का आप जनरली आप मान लीजिए, अगर मैंने 20,000 मछलियाँ डाली हैं कैटफिश, तो आप 1.3 जो FCR आएगा उससे उसको गुना कर लीजिए और 40 रुपये के एवरेज रेट से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा। जी। अच्छा सर, हमें आप ये भी बताइए सर, ये सवाल हमें बहुत पूछने को मिलता है सर, हमने फ़िश फार्मिंग के लिए मतलब फ़िश फार्मिंग कर ली
मेड़ पर हमको फल फ्रूट के पेड़ लगाने चाहिए या बत्तख पालन भी करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, बहुत सवाल आते हैं सर। आप फल फ्रूट के पेड़ लगाएंगे तो वो एक तो अच्छा है, आपका ब्यूटिफिकेशन होगा, आपने पहले लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर ली, खुद भी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल खाइए, अपने फ्रेंड्स को भी खिलाइए, तो उससे आपने सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करिए, तो बहुत अच्छा आइडिया है कि आपको ये सब करना चाहिए। दूसरा आपका बचता है कि जो बत्तख वाला ऑप्शन आपने पूछा है, सर बत्तख का है ना काफ़ी लोग करते हैं, बट मेरा ये मानना है कि हमारी मछली सबसे वेस्ट पानी में पलती है, वो वहीं पोटी करती रहती है या फिकल मेटेरियल निकालती है, वहीं वो पलती है। मैं वहाँ बत्तख छोड़ देता हूँ तो बत्तख भी वहीं पोटी करेगी, तो मैंने पानी को और पोल्यूट कर दिया। पानी को पोल्यूट मेरे को करना ही नहीं है, क्योंकि पानी उसका हैबिटेट है मछली का जीने का। बत्तख के यूज़फुलनेस तो ये है कि वो जब वो पानी में घूमती है तो मूवमेंट क्रिएट होता है, जिससे DO लेवल बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं हमने सुना है सर, मछली जल की रानी है, इसका मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो मतलब मेन चीज़ है मछली के लिए वो पानी होता है। बिल्कुल जी, तो हमें जब वो पानी में बत्तख घूमती है तो वो दिन में तो उसका ऑक्सीजन बनाती है, लेकिन रात के टाइम वो अपने रूम में शिफ्ट हो जाएगी बत्तख। और हमें जब भी हमें ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है पानी में, हमेशा वो नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होती है। तो बत्तख का कोई कोरिलेशन नहीं है कि हम उसे मछली के साथ पालें। आप बत्तख को एक सेपरेट बिजनेस की तरह करो। तो आप सलाह नहीं देना चाहेंगे? हाँ, मैं नहीं करता, जो करते हैं उनका अपना लॉजिक होगा, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मैं बत्तख को मछली के साथ पालूँ। अच्छा सर, हमें अभी ये बताइए, बायोफ्लॉक करें या फिर ओपन पॉन्ड करें, बेटर कौन सा है? सर देखिए, जितनी भी टैंक टेक्नोलॉजी है ये उन कंट्रीज़ की है जहाँ लोग बाग है ना छोटे साइज़ की मछलियाँ खाते हैं, 50 ग्राम 100 ग्राम की। हमारे इंडियन लोगों का मेंटल सेट है 1 किलो मछली पे, तो वो हमारी पॉन्ड फार्मिंग में हो सकती है, और हमारी सबसे पुरानी पद्धति ही पॉन्ड फार्मिंग है। अगर आपको सीड बैंक करना है तो आप बायोफ्लॉक या RS में जाइए, जब छोटे बच्चे आपको सेल करने हैं। अगर आपको फिश फार्मिंग या ग्रो आउट पॉन्ड या कल्चर पॉन्ड करना है तो आप अर्थन पॉन्ड में जाइए। अच्छा सर, हमें आप ये बताइए, हमने बहुत से बुद्धिजीवी देखे हैं यूट्यूब पर, ये बोलते हैं बायोफ्लॉक में एक टैंक से 20,000 लगाकर 80,000 कमाए। सर 1 एकड़ के पॉन्ड में 50 लाख का मुनाफा हुआ, ये कहाँ तक सच्चाई है? सर हमारे दर्शकों को जो बताना है बिल्कुल सच सच बताइए, कोई मतलब धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। सर आप एक चीज़ बताइए, लोग बाग कहते हैं एक टैंक से आपने 20,000 लगाओ 80,000 पाओ, तो सर आपके जो भी अमाउंट था वो 4 गुना हो गया जी। तो मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ चौधरी साहब, आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला पता चल जाए कि आपके साल भर में 4 गुना हो जा रहे हैं, तो आप किसी को बताना चाहेंगे? मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा सर। तो बस, तो आपको आंसर मिल गया अपने क्वेश्चन का। जी। अगर हमारी भारत सरकार 10 साल में डबल कर पा रही है, तो अगर ऐसा मेरे को फॉर्मूला पता चल जाए, मैं आपको क्यों बताऊंगा? सही बात। तो मुझे लगता है आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सही बात है सर। अच्छा, ये 1.5 किलो 1 किलो क्या बायोफ्लॉक टैंक में हो जाती है? ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सर आपने मतलब जिसके भी टैंक कल्चर चल रहा है, वो सारे जितने भी, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो सब टैंक में सीड स्टॉक करते हैं या टैंक इंस्टॉल करते हैं, तो सब वीडियो आती हैं। 1.5 किलो की कोई मछली हार्वेस्ट करते हुए नहीं सर मैंने भी नहीं देखी, 200 वीडियो मैं भी देख चुका हूँ, मैं भी देखूँ 1 किलो की मछली, मतलब कोई मेरे को दिखाए, मैंने देखी नहीं है सर। फिजिबल ही नहीं है, होती नहीं है, मतलब नहीं होती है, सब झूठ फ्रॉड है। हाँ, अगर कोई कर रहा है, वो आपके कमेंट बॉक्स में लिखे, उसका नंबर आप भी लीजिए, मुझे शेयर कीजिए, हम भी विजिट करते हैं। क्या पता भाई, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, क्या पता हम कुछ मिस कर रहे हैं, हम भी सीखें और हम भी 1 किलो की मछली कर पाएँ। मेरे हिसाब से तो नहीं होती है। तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट है, बायोफ्लॉक या ओपन पॉन्ड? सर आप ये सोचिए कि जितने हमारे इंडिया के कोस्टल स्टेट्स हैं, जो फिश के रिच स्टेट्स हैं, जो कि हमारे एग्रीकल्चर GDP में और इंडिया GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सब अर्थन पॉन्ड्स में है। अगर बायोफ्लॉक RS में इतनी बड़ी मछलियाँ होंगी, तो फिर सबके सब अर्थन पॉन्ड बंद करके वो सिस्टम ना लगा लेंगे। तो सबसे बेस्ट और सबसे पुरानी पद्धति पॉन्ड फार्मिंग ही है। ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं सीड स्टॉकिंग के बारे में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। सर देखिए, सीड स्टॉकिंग के लिए है ना, हमारी जो मछली की सबसे छोटी इकाई जिसे मैं कहना चाहूँगा, वो स्पोन होती है। मतलब जैसे कि वो एग से बाहर आता है 72 घंटे बाद, उसे स्पोन बोला जाता है। आप स्पोन है ना 3 लीटर से 8 लीटर तक पर एकड़ स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर में एज पर साइंटिफिक कैलकुलेशन 5 लाख आता है, बट आप मान लीजिए क्योंकि हैचरी वाले भी सब ईमानदार नहीं होते, तो 1 लीटर में वो आपके तकरीबन 3 से 4 लाख आएंगे। तो ये हमें जो सीड का काम करते हैं, वो 1 एकड़ में अगर सपोज कीजिए उन्होंने 4 लाख स्टॉक किया, तो मान के चलिए वो 12 लाख बच्चे उन्होंने स्टॉक किए हैं। और उसमें से तकरीबन अगर आपने अपना वाटर मैनेजमेंट अच्छा करा है और उसे हाई प्रोटीन पाउडर फॉर्म में खाना खिलाया है, तो आपका 40 से 50% अच्छा सर्वाइवल आता है, और वो आपका 20 से 21 दिन में फ्राई में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आप आराम से 1 रुपये 1.5 रुपये का सेल कर पाएंगे। ये आप कौन सा स्टॉक करते हैं? सर मैं तो ज़्यादातर अपने सीड बैंक में फ्राई स्टॉक करता हूँ, उन्हें फिंगरलिंग कन्वर्ट करता हूँ 120 दिन में, 4 महीने में, कोल्ड सीजन में, और मैं केवल कैटफिश का बच्चा स्टॉक करता हूँ। और जो मेरे अर्थन पॉन्ड्स हैं, फिर मैं सारे फिंगरलिंग को अर्थन पॉन्ड में बड़ी मछली होने के लिए, जिसे ग्रो आउट पॉन्ड बोलते हैं, उनमें शिफ्ट कर देता हूँ जी।
अच्छा सर, फ्यूचर में अपना क्या प्लान है, कुछ एक्स्ट्रा करने का है कुछ? सर मेरा विज़न है आने वाले 3 साल में अपने फार्म को या अपने एसोसिएट्स के साथ मिलके उसे 300 एकड़ तक लेके जाने का। मतलब इससे कहीं ना कहीं आपके गांव वालों को फ़ायदा होगा, जो किसानों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही होगा, लेकिन हम टारगेट है कि हम अपने एनसीआर में अपने एरिया में लाइव फिश जिंदा मछली की सेल करें और उसका हम प्रोडक्शन बढ़ाएं। क्योंकि अभी जो भी हमारी नियर बाय मंडी में मछलियाँ आती हैं, क्योंकि हमारे इंडिया का डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है, तकरीबन अभी हम 13.5 मिलियन मैट्रिक टन हम प्रोडक्शन करते हैं और हमारा टारगेट है 2025 तक का भारत सरकार का 22 मिलियन मैट्रिक टन का। तो हमारा पूरा विज़न है कि हम भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें अपने रीजन में और हम लाइव फिश मछली सेल करें, हम डेड फिश को यहाँ से धीरे धीरे हटाएं। बरसात के मौसम में तालाब मतलब पानी लेवल ज़्यादा ना हो और मछली की कैसे देखभाल करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर होपलेस हो जाते हैं इसके सावन के महीने में, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सर हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, हमारे यहाँ पे इतनी बारिश तो होती नहीं कि हमारा पानी ओवरफ्लो हो जाए। हम हमेशा 1-1.5-2 फीट तक पानी पौंड में नीचे रखते हैं। हमारा बारिश का पानी एसिडिक पानी होता है। अगर हमारी कंटिन्यूस बारिश हो रही है तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे सैनिटाइज़र आते हैं, एक जैसे BKC जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा, आप 1 एकड़ में 1 लीटर उसे यूज़ कीजिए। आप pH मीटर अगर हमारे किसान भाई के पास है तो वो pH मेज़र कर सकता है। अगर pH हमारा डिप हो रहा है एसिड के कारण, तो आप उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर सकते हो 100 से 150 किलो पर एकड़। तो ये हमें एक कंटिन्यूस, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है अपने पॉन्ड फार्मिंग का कि हमें क्या क्या एक्टिविटी किस टाइम पे करनी है। तो सबसे पहले आप वाटर को सैनिटाइज कर दीजिए, जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन फीडिंग बंद कर दीजिए या फीडिंग हाफ कर दीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा बरसात होती है तो हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल डिप हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल डिप होने के कारण क्या रहता है कि मछली को मेन ऑक्सीजन 2 काम के लिए चाहिए, एक स्विमिंग के लिए, खाना खाने के लिए। तो अगर हमारा एटमॉस्फेरिक लेवल में ऑक्सीजन कम है, ऑटोमेटिक पानी में भी डिप आ जाएगा। तो हम फीडिंग हाफ कर दें या ना दें उस दिन, तो उससे हमारी ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर हमारी कंटिन्यूस बारिश हो रही है। और अपने पानी के पैरामीटर्स हम क्वालिटी चेक करते रहें। अच्छा सर, ये बहुत बड़ी समस्या आती है, लोग बाग फार्मर हमारे यूट्यूब पर वीडियो देख के फिर मतलब कोई सी भी फार्मिंग हो, बहुत सारी फार्मिंग है, चालू कर देते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी ये फिश फार्मिंग है, ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बताइए, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? देखिए सर, मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि कोई भी नॉलेज है ना विदाउट गुरु तो बेकार है जी। आपको एक गुरु तो चाहिए ही, और ये गुरु तो हमारी पुरानी प्रथा से, द्रोणाचार्य के ज़माने से भी, उससे पहले से चला आ रहा है। तो मेरा मानना है ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मैंने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 14-15 स्टेट घूमे हैं। मेरे भी एक गुरु जी हैं, मैं उनका नाम भी शेयर करना चाहूँगा, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, गोरखपुर से। ठीक है, मैं उन्हीं फॉलो करता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मेरे को गाइडेंस, कोई भी नॉलेज लेनी हो तो मैं उन्हीं के शरण में जाता हूँ। तो मैंने भी इंडिया में बहुत जगह घूमे, बहुत सारे कंसल्टेंट्स मिले। तो मेरा मानना है ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आप ट्रेनिंग लेके आपका एक एजुकेशन लेवल एक नॉर्मल फार्मर से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि आप कोई भी फार्मिंग कर रहे हो, आपका वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फार्मर्स को जहाँ पे कहीं एक्सपो लगे, जो कैपेबल फार्मर्स हैं उन्हें विजिट करना चाहिए, वहीं से उन्हें नॉलेज मिलती है। मैं प्रोफेशन से BFSC या MFSC नहीं हूँ, बट मेरे को लगता है मैं जितनी भी नॉलेज मैंने ग्रास्प किया, और मैं अपने यहाँ पे भी ट्रेनिंग देता हूँ हर वीकेंड पे 4-5 बंदों को। इस बार भी सब अलग अलग आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं। वो सब इसीलिए आते हैं कि उन्हें या तो कुछ ना कुछ तो सर्च करते होंगे ना आपके गूगल पे, यूट्यूब पे। और मैं किसान भाई को ये कहना चाहूँगा, एक्चुअली हमारी 2 तरह की सर्च होती है, एक प्राइमरी सर्च और एक सेकेंडरी सर्च। प्राइमरी सर्च होगी कि मैं आपके फार्म पे गया, मैं आपसे मिला, आपकी सक्सेस स्टोरी पूछी, फेलियर पूछा। और सेकेंडरी सर्च हमारे गूगल बाबा है। तो हमें एक्सपीरियंस फार्मर्स ढूंढने चाहिए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उसी से आपको अच्छा बेनिफिट होगा। अच्छा सर, सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं बीमारियों की और दवाइयों की जी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। सर देखिए, बीमारी तो जैसे हमारे भी इंसान की बीमारी होती है, ये तो वायरस है। जब भी हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया हैवी हो जाएंगे, यूजफुल बैक्टीरिया पे कोई ना कोई वायरस अटैक हो जाएगा। तो बीमारियों की कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है कि इस समय ये बीमारी होगी, इस समय बीमारी होगी। मछलियों को सबसे कम बीमारियाँ होती हैं, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा। मछलियाँ आपको काफ़ी इनफ टाइम देती हैं अपना जज करने के लिए। मछली जल की रानी है, जैसा आपने ही बोला था, उसे रानी को कोई देख नहीं पाता है। अगर मछलियाँ बार बार आपकी अपर लेयर पे, पानी की सतह पे घूम रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए मछली परेशानी में है। मछली अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आके पानी में सांस ले रही हैं या ऐसे ऐसे कर रही हैं, तो आप समझ जाइए कि ऑक्सीजन लेवल कम है। ठीक है, और या उससे पैरासाइट अटैक हो गया है। अगर मछली की बॉडी पे कुछ म्यूकस ऐसा लग गया है तो फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो ये हमें केस बाय केस देखना पड़ेगा, और केस बाय केस हमें अच्छी कंपनियों की दवाई फॉलो करनी चाहिए कि अगर हमारा फंगल इन्फेक्शन है तो ये दवाई लेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया है तो हम उसे एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं कि बूस्टर जैसी,
जो उसकी ग्रोथ में, डाइजेशन में अच्छी करती हैं, जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स भी बोलते हैं। तो वो हमें अपनी ग्रोथ के हिसाब से कभी कभी हफ्ते में 3 बार, कभी वीक में 2 बार, कभी 15 दिन में 1 बार, उसके हिसाब से यूज़ करना चाहिए। हमें लीवर 50 टोनिक यूज़ करना चाहिए। अगर हम हाई डेंसिटी में कर रहे हैं तो नेचर से मछलियाँ विटामिन सी उस मात्रा में नहीं ले पाती, तो हमें एक्सटर्नल विटामिन सी हिमालय का प्रोडक्ट है वो इन्फ्यूज़ करना चाहिए। हमें वाटर सोइल प्रोबायोटिक 15 दिन में 1 बार यूज़ कर लेने चाहिए। और मैं ये बताना चाहूँगा, आप कोई सी भी मछली करें, मैक्स टू मैक्स 4 से 4.5 रुपये पर मछली का आपका मेडिसिन कॉस्ट आता है, इंक्लूडिंग वाटर मैनेजमेंट और मेडिसिन मैनेजमेंट। हमारे किसान भाई 20,000 मछली पाल रहा है या 5,000 मछली पाल रहा है, तो वो 2 लाख का फीड तो खिलाएगा, लेकिन वो 20,000 की मेडिसिन तब खरीदता है जब मछलियाँ उसकी 2-3 हज़ार मर चुकी होती हैं। तो अगर जैसे हम भी अब घर में अपने नॉर्मल सब दवाई रखते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता बीमार हो, हम मेडिकल इंश्योरेंस भी कराते हैं, लेकिन नहीं चाहते अस्पताल में भर्ती हो, तो हम ऐसे फ़िश के बारे में सोचना चाहिए। लाइव स्टॉक है ये, कि अगर हम फ़िश पाल रहे हैं तो अपने फार्म हाउस पे हम कुछ अनिवार्य मेडिसिन हमेशा अपने फार्म पे रखें। इस तरह बात कर लेते हैं फीड की। मछलियों को कितने टाइम में, मतलब एक दिन में कितनी बार फीड खिलाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सर फीड के बारे में चौधरी साहब मैं बताना चाहूँगा आपको, जब मछली मेरी छोटी है, फ्राई है, ठीक है ना, तो आप 1 एकड़ के हिसाब से बताना। हाँ, मैं 1 एकड़ के मतलब फीड का आप 1 एकड़ से क्या आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आप मछली के साइज़ के हिसाब से, उसके बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। हम मछली को उसके बॉडी वेट के हिसाब से खाना खिलाते हैं। जब मछली मेरी आप समझ लीजिए 0 से 10 ग्राम की मछली है, हमें पता होगा हमने किस साइज़ का स्टॉक करा है, तो आप उसे 8 से 10% उसकी बॉडी वेट का खाना खिलाएं। उसे हाई प्रोटीन 32 प्रोटीन से ज़्यादा खाना दें, और दिन में कम से कम 7-8 बार दें, 1-1 घंटे के अंतराल से। खाना तो आपको 7-8% ही देना है। एक उदाहरण के तौर पर अगर आपका 100 किलो बायोमास है तो आपको 8 किलो खाना देना है पूरे दिन में, तो आप 1-1 किलो 8 बार दें। 8 बार 8-8 किलो ना दें, अदरवाइज सारी मछलियाँ मर जाएंगी ड्रॉपसी से। हमें खाना उतना ही देना है, बट हमें वो इंटरवल्स में देना है। तो आप इसका कंपेयर ऐसा है जैसे हम अपने बेबी को पालते हैं। जब छोटा बेबी रहता है वो दिन में 10 बार दूध पी लेता है, 12 बार दूध पी लेता है, उसका छोटा स्टोमक है, छोटा टमी है, छोटा एब्डोमेन है, तो उसे कम खाना चाहिए, कम पच पाएगी। अगर मछली आपकी 10 से 50 ग्राम की हो गई है तो आप उसे 6 से 8% बॉडी वेट का खिलाएं, 30% प्रोटीन खिलाएं, पैलेट साइज बढ़ा दें। पैलेट साइज से आप समझिए कि जो छोटा मछली का दाना रहता है उसका जितना छोटा होता है उतना कॉस्टली होता है, वो जितना बड़ा होता रहता है उसकी प्रोटीन मात्रा कम होती रहती है, साइज बढ़ता रहता है। तो अगर हमारा 10 से 50 ग्राम का है तो आप उसे 30 प्रोटीन खिलाएं, 6 से 8% बॉडी वेट का खिलाएं, 2 mm का पैलेट खिलाएं। आपकी मछली 50 से 100 ग्राम के बीच में है तो आप उसे 3 mm का फ्लोटिंग फीड खिलाएं, 30 प्रोटीन का खिलाएं। और जैसे 100 ग्राम से ऊपर हो जाती है, अगर आपकी कैट फिश है तो आप उसे 28 प्रोटीन दीजिए कंटिन्यूअस, 5 फैट और 4 mm का पैलेट। अगर आपकी IMC है तो आप उसे 22-24 प्रोटीन भी दीजिए, क्योंकि वो कम खाती है, वो 2% ही बॉडी वेट का खाती है, लेकिन उसका टेन्यूर या उसका फिश जो कल्चर टाइम है वो ज़्यादा है, तो इसलिए वो पूरे साल तक खाती है, तो वो कम खाना पसंद करती है। जितनी कैट फिश होती हैं ये बड़ी एग्रेसिव होती हैं, ये बहुत ज़्यादा खाना खाती हैं। हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। फिश फार्मर बहुत सारे मैंने देखे हैं, आपने भी बहुत सारे फार्म देखे होंगे, विजिट किए होंगे, फेल हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए, वो फेल क्यों होते हैं, ऐसी क्या गलती करते हैं? सर देखिए, फ़िश फार्मिंग एक तो क्या है कि जो बंदे ने केवल सब्सिडी के लिए काम करा है वो फेल होना, ये इसमें मैं कोई भी डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगा। जो बंदे नॉर्मली फेल होते हैं, एक तो ये फ़िश फार्मिंग आप ही समझ लीजिए दिल वालों का काम है। आपको पैसे पानी में डालने हैं और पानी से पैसे निकालने हैं, तो आदमी से नहीं कर सकता। ये पेशेंस का काम है, आपको 7-8 महीने खाना खिलाना ही है पैसे से, धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, लोग बाग है ना, एक कंसल्टेंट और एक ट्रेडर में फ़र्क नहीं ढूंढ पाते, तो हमें ऐसा कंसल्टेंट या ऐसा फार्मर ढूंढना चाहिए जो एक्सपीरियंस भी और पढ़ा लिखा भी हो। हमें केवल ये नहीं देखना चाहिए कि कोई बस अपना तारपुली नहीं बेच रहा है, इरिटरी बेच रहा है, ठीक है, दाना ही सेल कर रहा है या बच्चे सेल करा रहा है, तो हमें ऐसे बंदों से बचना चाहिए। दूसरा हमारा मेन कारण फेल का क्या है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है नहीं, और आपने ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर लिया जिसका सेलेबल वहाँ पे नहीं है। जैसे कि अगर सपोज करो यहाँ पे कोई, हमें वही मछली करनी चाहिए जो हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सेल होती हो। आपको ये भी देखना चाहिए कि हमारी मार्केट में किस टाइप के लोग हैं। बहुत हाई कैटेगरी के लिए आपको एक अलग प्लेटफॉर्म रेडी करना पड़ेगा मछली सेल के लिए, और आप नॉर्मल 100-150 रुपये किलो की मछली कर रहे हैं तो वो ईजिली सेल हो जाती है। तो हमें अपना प्रोडक्ट की सही नॉलेज होनी चाहिए, हमें एक अच्छे फार्मर के टच में रहना चाहिए जिससे हमें कंसल्टेंट ट्रेडर में फ़र्क आ जाए। तीसरा, हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ी अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा बिजनेस ऑपरेशनल कॉस्ट सेंट्रिक है और सबसे ज़्यादा इसमें फीड की कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो हम उतनी मछली पालें जितना मेरा बजट है। अगर आपके पास 5 लाख का बजट है तो आप 5 लाख जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाए, जितना आपका फीड कंज्यूम हो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो। आप ये कैलकुलेशन मत करो कि मैं सीड इस तरह स्टॉक कर देता हूँ, शुरू के 2 महीने खाना खा लेंगी। कहीं ना कहीं थोड़ा बैकअप प्लान जरूरी है। बैकअप नहीं, आप उतना ही करें जितना आपके पास बजट है, क्योंकि आप खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा, मछली खाना नहीं खाएगी तो ग्रोथ नहीं करेगी।
तो आप जैसे सपोज करो अगर कैटफिश कर रहे हैं वो 150 दिन में बड़ी हो जा रही है, तो लास्ट के जो 250 डेज है उसमें सबसे ज़्यादा आपको फीड चाहिए, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी फीड आएगा तो पैसे भी ज़्यादा चाहिए। हमारे फार्मर्स या एंटरप्रेन्योर इसलिए भी बैकआउट हो जाते हैं कि वो फंड प्लानिंग अच्छे से नहीं करते। तो मेरा सबमिशन तो यही है, वो फंड प्लानिंग अच्छी करें। और किसी ना, और अब मेरे अपनी ओपिनियन से ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं किसी को इन्वाइट कर रहा हूँ ट्रेनिंग कर ले। वो बंदे किसी भी अच्छे बंदे से मिलें, उससे एक्सपीरियंस फार्मर से उसके इनपुट लें और उसकी ट्रेनिंग लें। मैं अभी भी फार्मरों से मिलता हूँ, अगर किसी की कोई कंसल्टेंसी फीस है तो वो मैं पे करता हूँ, क्योंकि भाई ज्ञान किसी में फ्री में नहीं मिलता है। ज्ञान फ्री में नहीं मिलेगा, अगर आप फ्री में लेना चाहोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान। नहीं, वो फ्री वाला ही ज्ञान होगा ना। तो देखो, अगर आप कोई पेड चीज़ कर रहे हो तो उसका एक बेनिफिट अलग ही होता है। तो अगर आप किसी से मिल रहे हैं, उसके टाइम की वैल्यू है, तो आप उसको टाइम का उसको पैसा दीजिए, वो आपको अच्छा ज्ञान देगा। आप अच्छे अच्छे एक्सपो घूमिए, अच्छे अच्छे जो फार्मर्स वो विजिट कीजिए, अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलिए अगर वो भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। और अभी तो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में इतना सारा फंड गवर्नमेंट के पास है, 20,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, उसमें 9,500 करोड़ करीब सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 4,500 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट का, 6,000 करोड़ बेनिफिशियरी का है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप जिस प्रोजेक्ट में अपने आप को फिट कर सकते हैं वो आप अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाइए, फिशरी इंस्पेक्टर से मिलिए, अपनी फाइल में सबमिट कीजिए। अगर भाई आप ये सब लोग, मैंने एक वीडियो भी डाली अपने चैनल पर, तो उसमें लोगों ने कमेंट लिखा सरकार नहीं देती। आप ट्राई तो कीजिए पहले। जब आप ट्राई नहीं करेंगे, आपने एजम्पशन बना लिया, मिलेगा नहीं। पता नहीं है कहाँ पे जाना है, मत्स्य विभाग की जानकारी नहीं है और बात करते सरकार को दोष नहीं। हाँ, तो सबसे पहले आप अप्रोच तो कीजिए। अगर आपकी अप्रोच अच्छी रहेगी तो 100% आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होगा। अब हम अंत में आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। मछली पाल ली, अच्छी ग्रोथ हो गई, मार्केटिंग के बारे में बताइए, और आप किसान भाइयों क्या मदद करें, अपनी मछली को सेल कहाँ करें? सर देखिए, हमारे पास मछली के सेल के लिए बहुत ही सेल के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले तो ये बताना चाहूँगा, आप अपने फार्म से बेच सकते हैं, पहला ऑप्शन। वो आपका ट्रेडर आपकी मछली ले जाएगा। आप मंडी लेके जाएंगे तो आप पर मछली 25 रुपये करीब इंक्रीज़ कर लेंगे, लेकिन उसमें 10-12 रुपये आपका भी एक्सपेंस होगा और आपका टाइम भी लगेगा। तो आप दूसरा स्टेप मंडी लेके जा सकते हैं। तीसरा, आप रिटेल में जा सकते हैं, लेकिन रिटेल में फिर आपके अगर 20 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे हैं तो आपका एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। सबसे अच्छा कौन सा है? देखो, अगर आपको बिल्कुल ही रिलैक्स रहना है तो आप फार्म से सेल कर सकते हैं, और आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो आप धीरे धीरे रिटेल मार्केट डेवलप कीजिए। आप ये देखिए कहाँ कहाँ मछली सेल होती है, और वहाँ पे आप है ना, आजकल एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी है, और मैं भी एक लाइव वेंडिंग मशीन की लाइव मछली आप लेके कैसे जाएंगे, उसमें पानी फिल करेंगे, ऑक्सीजन देंगे और उसे ट्रैवल कराएंगे। आप हाई राइज बिल्डिंग, हाई सोसाइटीज़ में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की मदद ले सकते हैं। जो मछली आप 100 की सेल कर रहे हैं उसे आप 150 का सेल कर सकते हैं। तो आप लाइव मछली आप अच्छी लोकलिटी में शॉप ले सकते हैं कि जहाँ पे लाइव फिश मिले। बहुत सारे बायर्स हैं मार्केट में, और हमारे एनसीआर तो सबसे अच्छा बाइंग कैपेसिटी भी है और पेइंग कैपेसिटी भी है। तो मेरा कंसर्न है कि हम लाइव फिशरी डेवलप करें और लोकल मार्केट डेवलप करें जहाँ पे हमारा ट्रैवलिंग टाइम कम हो। हम ये फोकस ना करें कि मेरे को एक दिन में ही 2000 किलो माल बेचना है। आप 4 दिन में 500 किलो माल बेचिए और 50 रुपये एक्स्ट्रा बेचिए, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से और जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली 15-20% बढ़ जाएगा। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक्स, माय प्लेजर चौधरी साहब। तो दोस्तों, ये थी हमारी रजनीश चौधरी जी से बातचीत। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप रजनीश चौधरी जी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें। आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।